हेलो क्लास एंड वेलकम टू चैप्टर लाइट। लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम किए थे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। हमने एक क्लास में डिस्कस किया था कि लाइट की इंटरफेस पे तीन प्रॉपर्टी होती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अभी तक हम रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन। एंड रिफ्रैक्शन बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये बहुत ज़्यादा इजी में समझ में आ जाएगा अगर आप चीज़ों को इमेजिन कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, when light travels in the same homogeneous medium it travel along a straight line। तो ये कह रहा है कि हमने लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मान लो एयर है, हर जगह एयर भरी हुई है, तो लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में चलेगी। ओके, ये हमने पढ़ा था कि लाइट सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। However, when it passes from one transparent medium to another, the direction of its path change at the interface of two light। जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रही होती है तो वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है इंटरफेस पे, और यही डायरेक्शन का चेंज होना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है उसी को ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, हम ये पूरे की पूरी चीज जो मैंने अभी बोली है ये सिंपली ये है कि मान लो हवा है, जब लाइट खाली हवा में चल रही है तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी। बट लेकिन जब लाइट एक मीडियम से, एयर से मान लो वाटर में एंटर कर रही है, तो लाइट क्या हुई, एयर पे आई, इंटरफेस पे टकराई। लाइट को जाना कैसे चाहिए था, सीधा, बट वो सीधा जाने की जगह अपने रास्ते से मुड़ जाती है, डायरेक्शन को थोड़ा चेंज कर लेती है। इसी डायरेक्शन को चेंज करना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देना इंटरफेस पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन थी। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्यों है? The phenomena of the change in the path of the light as it passes from one transparent medium to another is called refraction of light। ये इसकी definition है। Okay, the path along which the light travel in the first medium is called incident ray and in the second medium is called refracted ray। अब इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। जो लाइट आ रही थी, इंटरफेस पे टकरा रही थी, उसको हम इंसिडेंट रे कह रहे थे। एंड इंटरफेस से टकराने के बाद जब लाइट बाउंस बैक हो जा रही थी तो इस लाइट को हम रिफ्लेक्टेड लाइट रे कह रहे थे। बट अब ये नए केस में लाइट आती है, लाइट आती है, इंटरफेस पे टकराती है, तो जो आने वाली लाइट है इसको तो सिंपली फिर से बोलेंगे इंसिडेंट रे। बट इंटरफेस पे टकराने के बाद वो जैसे ही अपना डायरेक्शन चेंज कर जाती है तो इस लाइट को बोलते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे। ओके, तो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे में डिफरेंस होता है। रिफ्लेक्टेड रे तब हम कहते हैं जब वो रिफ्लेक्ट होके जा रही होती है, और जब रिफ्रैक्ट होके लाइट रे जा रही होती है तो उसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। ओके, ये हमारा पहला मीडियम है एंड ये हमारा सेकंड मीडियम है। इसको हम सेकंड मीडियम में पास होने वाली लाइट को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे।
अब हम आगे चलते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टेड रे make with the normal at the surface separately are called angle of incidence. Okay, अगेन हम अपना रे डायग्राम बनाते हैं। ये जो लाइट रे आ रही है, इंसिडेंस हो रही है, ये जो लाइट रे मैं जिसको डार्क कर रही हूँ, और ये हमारी जो लाइन है ये हमारी नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है जो सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, एंड ये हमारी इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है इसको आई से लिखते हैं, और ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है ये? एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे कि पुराने केस में होता था, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता था उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते थे। अब लाइट रे क्या हुई? रिफ्रैक्ट हो गई। ओके, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। तो नॉर्मल, ये हमारा अभी भी नॉर्मल है। नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है आर, उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे पुराने केस में हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल रहे थे क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में बन रही थी, ऐसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल। हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मल के साथ एंगल बन रहे होते हैं। ओके, इसको हम आर से लिखते हैं, एंड इंसिडेंट रे वाले जो के साथ जो एंगल बन रहा होता है नॉर्मल के साथ, उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, एंड उसको आई से लिखते हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझाने वाली हूँ। वो ये कि अब हम मीडियम को क्लासिफाई कर देंगे दो पार्ट में। एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। ठीक है, रेयरर मीडियम वो मीडियम होता है जैसे कि हवा, उसमें जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो ये चीज हल्की होती है। अगर आप अपने दिमाग में इमेजिन कर सको, एयर हल्की होती है, तो ऐसे मीडियम को रेयरर मीडियम बोलते हैं। डेंसर मीडियम, डेंसर का मतलब ही आप समझ गए होंगे, डेंस, गाढ़ा, जैसे कि वाटर। वाटर के मॉलिक्यूल्स एयर के कंपैरिजन में, मैं यहाँ पर कंपैरिजन वर्ड चूज कर रही हूँ, एयर के कंपैरिजन में ज्यादा पास पास होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी गाढ़ा होता है। एंड अगर कंपेयर किया जाए पानी से तो एयर हल्का होता है। तो कंपेयर करने के बाद हम मीडियम डिफाइन करते हैं कि एक मीडियम रेयरर होगा और दूसरा मीडियम डेंसर होगा। अगर हम ग्लास की बात करें, वाटर की एंड ग्लास की बात करें, तो आपके अकॉर्डिंग वाटर डेंसर होगा कि ग्लास डेंसर होगा? कौन सा चीज ज्यादा गाढ़ा है, पानी या ग्लास? किसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा पास पास हैं? आप ऐसे समझिए, ठीक है? या फिर कौन सी चीज है जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते? तो ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा पास होते हैं, तो ग्लास कैसा हो गया इस केस में? डेंसर। और वाटर कैसा हो गया इस केस में? रेयरर। तो हमेशा कंपैरिजन करके चूज किया जाता है कि कौन सी चीज रेयरर है, कौन सी चीज डेंसर है। ओके, अगर मैं बात करूं, कंपैरिजन करो आप अब ग्लास की एंड डायमंड की, तो आपके अकॉर्डिंग कौन इसमें रेयरर होगा और कौन इसमें डेंसर होगा? ग्लास रेयरर होगा एंड डायमंड
डेंसर होगा। ओके, तो मीडियम को अब हम क्लासिफाई करेंगे रेयरर मीडियम में और डेंसर मीडियम में। ओके, अब यहाँ पर दो प्रॉपर्टी निकल के आती है, रेयर और डेंसर मीडियम आपको अब क्लियर हो गया है। तब यहाँ पर दो प्रॉपर्टी निकल के आएगी जिसके बारे में हम अगर जान लिया तो सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगे। एंड वो प्रॉपर्टी ये है, बिकॉज यहाँ पर मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमें पता होना चाहिए कि अगर मान लो फर्स्ट मीडियम रेयरर है एंड सेकंड मीडियम डेंसर है, रेयरर से इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट कर दिए इंटरफेस पे। ओके, तो डेंसर मीडियम में जाते ही जो लाइट रे है वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करेगी। किस साइड बेंड करेगी? नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करेगी। बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल का मतलब ये कि अगर ये इंसिडेंट एंगल है एंड ये रिफ्रैक्टेड एंगल है तो इंसिडेंट एंगल हमेशा बड़ा होगा रिफ्रैक्टेड एंगल से। ओके, लाइट रे है, रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो डेंसर में जाते ही लाइट रे बेंड हो जाएगी। किस साइड? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। इसका मतलब ये नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल जो होगा वो छोटा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा। ओके, ये पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर मीडियम है ऊपर की साइड डेंसर, पहला मीडियम है हमारे पास डेंसर एंड सेकंड मीडियम है रेयरर, एंड लाइट रे आ रही है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। ये लाइट रे है, डेंसर में थी, अब रेयरर में जा रही है, तो लाइट रे क्या होगी? बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। नॉर्मल से लाइट रे दूसरी साइड बेंड कर जाएगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा छोटा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ओके, तो नॉर्मल से दूर की साइड बेंड करेगी, नॉर्मल के टुवर्ड्स नहीं, नॉर्मल के अवे बेंड करेगी लाइट रे, अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है तो। ये दो चीज का हमें ध्यान रखना है। लाइट रे रेयरर से डेंसर में जा रही है तो बेंड टुवर्ड नॉर्मल, डेंसर से रेयरर में जा रही है तो बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। इन्हीं प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैंने ये 3 डायग्राम्स शो करे हैं और इसके बारे में अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि इंसिडेंट आई, नॉर्मल पे टकराई, एंड क्योंकि सेकंड मीडियम जो था ग्लास था, मतलब डेंसर था, वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर गई। अगर ग्लास नहीं होता तो लाइट कैसे जा रही होती? ऐसे पास हो रही होती। बट अब ग्लास की वजह से लाइट की डायरेक्शन क्या हो गई? इस साइड हो गई, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो गई। ओके, सेकंड केस ये कि ऊपर ग्लास है, नीचे एयर है, मतलब लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है। तो लाइट को एक्चुअली में जाना कैसे चाहिए था अगर एयर नहीं होता तो? ऐसे। बट अब लाइट रे जा कैसी रही है? इस डायरेक्शन में, मतलब लाइट रे क्या हुई? नॉर्मल से दूर भाग गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंड तीसरा केस है जब लाइट रे नॉर्मल पे के ही थ्रू चल रही हो, नॉर्मल पे ही चल रही हो, तो लाइट कहीं भी बेंड नहीं करेगी, लाइन से पाथ को फॉलो करके सीधा सीधा ही निकल जाएगी। नॉर्मल पे इंसिडेंट हुई तो नॉर्मल पे ही रिफ्रैक्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 90 डिग्री होगा एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 केस है ABC। अब इसको और फर्दर डिस्कस करते हैं।
सो फिगर ए में हमने क्या देखा? फिगर ए में हमने देखा कि लाइट क्या हो रही थी? एयर से ग्लास में पास हो रही थी। लाइट रे एयर से इंसिडेंट हुई, बेंड टुवर्ड नॉर्मल हो गई। सो व्हेन अ लाइट रे पास फ्रॉम ऑप्टिकल रेयरर मीडियम, एयर क्योंकि हल्का है ग्लास से, एयर मॉलिक्यूल्स उसमें दूर है, तो एयर कैसा मीडियम हो गया? रेयरर मीडियम हो गया। और ग्लास कैसा मीडियम हो गया? डेंसर मीडियम हो गया। तो यहाँ पर वही सेम पॉइंट कह रखा है जिसको अभी हमने डिस्कस किया कि व्हेन अ लाइट पास फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टूवर्ड दी नॉर्मल। ओके, नॉर्मल के टूवर्ड्स क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। इसका मतलब ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। यहाँ पर ये पॉइंट कहा गया है। इसके बारे में हमने डिटेल में अभी समझ लिया है कि एयर मॉलिक्यूल्स पास हैं ग्लास में, तो वो डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू एयर। तो लाइट रे क्या होगी? नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड कर जाएगी। अब केस नंबर 2, व्हेन लाइट रे पास फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू अ रेयरर मीडियम, कि लाइट रे डेंसर से, फॉर एग्जाम्पल ग्लास से, अगर रेयरर मीडियम एयर में जा रही है, तो लाइट रे क्या करेगी? बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से अपोजिट साइड दूर बेंड कर जाएगी। इसका मतलब ये कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा बड़ा होगा इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस से। ठीक है, ये हमारा सेकंड केस था जब लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो एंड केस नंबर 3 हमारा क्या था कि लाइट कैसे आ रही है? नॉर्मल आ रही है। नॉर्मल आ रही है और लाइट रे नॉर्मल के पैरेलल है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। एंड सरफेस के साथ एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा इसमें, इस केस में 0 डिग्री, बिकॉज लाइट जैसे इंसिडेंट हो रही है वैसे ही रिफ्रैक्ट हो जा रही है। नॉर्मल के साथ जो उनके बीच का एंगल है वो 0 डिग्री फॉर्म हो रहा है, वहीं सरफेस के साथ जो उनका एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ये तब का केस है जब लाइट नॉर्मल पास हो रही है। इसका मतलब ये लाइट अनडिफ्लेक्टेड है केस नंबर 3 में। ओके, सो यहाँ पर हमने वो तीनों के तीनों केसेस डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है? लाइट क्यों बेंड हो रही है डेंसर मीडियम में टुवर्ड्स नॉर्मल, एंड लाइट क्यों बेंड अवे हो जा रही है रेयरर मीडियम में, अगर वो डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रही है? ये सब क्यों हो रहा है? ठीक है, तो हमेशा याद रखना लाइट के पास 3 चीजें होती हैं। अगर उसको वेव की तरह कंसीडर किया जाए तो लाइट के पास होती है वेवलेंथ, ठीक है, लाइट के पास होती है फ्रीक्वेंसी, एंड लाइट के पास होती है स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, आप कंसीडर करो खुद को कि आप एयर में वॉक कर रहे हो, मतलब आप नॉर्मली वॉक कर रहे हो, एयर मॉलिक्यूल्स बिकॉज हमारे चारों ओर है। एंड इमेजिन करो खुद को चलते हुए पानी में। आप किस चीज में स्पीडली चल पाओगे? वाटर में या एयर में? कहाँ पर आपकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी? एंड आप कहोगे कि एयर में मैम सबसे ज्यादा स्पीड तो हमारी एयर में होगी, पानी में हम उतना तेज नहीं चल पाएंगे। पानी में आप क्यों नहीं तेज चल पाओगे? क्योंकि पानी गाढ़ा होता है एयर के कंपैरिजन में। ठीक है, और यही सेम फिनोमिना लाइट पे लगता है। ओके, लाइट की स्पीड जो होती है वो एयर में सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे मीडियम गाढ़ा होता जाता है वैसे वैसे क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है तो उसकी स्पीड पे इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो अगर मान लो वो एयर से वाटर में जा रही है,
एयर में तो वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे है, जैसे ही वो वाटर में एंटर कर जाती है उसकी स्पीड स्लो होने लग जाती है, एंड बिकॉज उसकी स्पीड स्लो होने लग जाती है तो वो बेंड टुवर्ड्स हो जाती है नॉर्मल के पास मुड़ जाती है। ओके। और वहीं लाइट रे जब पानी से एयर में जा रही होती है तो पानी में उसकी स्पीड स्लो होती है एंड एयर में फास्ट हो जाती है, तो वो बेंड अवे हो जाती है नॉर्मल से। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यही है कि उसकी स्पीड पे इफेक्ट पड़ जाता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है, एंड बिकॉज उसकी स्पीड पे इफेक्ट पड़ जाता है तो उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। हमेशा याद रखना, रिफ्रैक्शन में एक ही चीज कांस्टेंट रहती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। ये चीज हमें अच्छे से याद रखनी होगी कि कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। रिफ्रैक्शन का कॉज होता है उसकी स्पीड, एंड बिकॉज स्पीड चेंज हो रही होती है लाइट की तो उसकी वजह से उसका वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है, बट फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है। तो ये रियल रीजन है रिफ्रैक्शन में लाइट का बेंड होना टुवर्ड्स नॉर्मल या फिर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। When we come across many मीडिया मीडियम को ही बोलते हैं, like air, glass and water etc. A medium is a transparent material through which light transmitted. हमने स्टार्टिंग में ही मीडियम की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसमें से लाइट ट्रांसमिट हो सकती है। ओके। एवरी ट्रांसपेरेंट मीडियम हैज अ प्रॉपर्टी नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी। सारी मीडियम की कोई ना कोई डेंसिटी होती है। ओके। The optical density of transparent medium is closely related to speed of light of the medium. डेंसिटी का लाइट की स्पीड के साथ एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन अभी हमने समझ लिया है, लेस डेंस मोर स्पीड। जितना कम डेंस होगा मीडियम, लाइट की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप डेंसिटी बढ़ाते जाओगे मीडियम की, लाइट की स्पीड वैसे वैसे डिक्रीज होती जाएगी। ओके। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं कि अगर कोई चीज इंक्रीज होने पे कोई दूसरी चीज डिक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लाइट स्पीड के। ठीक है। तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी लाइट की स्पीड वैसे वैसे डिक्रीज होती जाएगी। If the optical density of a transparent media is low, then the speed of light in that medium is high. डेंसिटी जितनी कम होगी स्पीड उतनी ज्यादा हाई होगी, यहाँ पर वही कहा जा रहा है। ओके। सच अ मीडियम इज नोन एज रेयरर मीडियम। ठीक है। रेयरर मीडियम वही जिसकी डेंसिटी कम होती है, जिसमें लाइट की स्पीड कंपैरिजन टू अदर मीडियम हायर होती है। Thus, optically rarer medium is that medium through which light travel fast. Okay? रेयरर मीडियम वही मीडियम होता है जिसमें लाइट फास्ट ट्रेवल करती है, वही पॉइंट यहाँ पर कहा गया है। इन अदर वर्ड्स, अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज रेयरर मीडियम। वही बात कही गई है कि कंपेयर करने के बाद जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी उसको हम रेयरर मीडियम कहेंगे। On the other hand, if the optical density of transparent medium is high, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी को यहाँ पर बिकॉज हम लाइट में बात कर रहे हैं तो बार बार ऑप्टिकल वर्ड यूज हो रहा है। नॉर्मली यहाँ पर डेंसिटी ही कहा जा रहा है कि अगर किसी मीडियम की डेंसिटी हाई होगी तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। तो कंपेयर करने के बाद
जिस मीडियम में लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है उसको डेंसर मीडियम कहते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। Thus, optically dense medium is that medium through which light travels slow। वही बात कही गई है। In other words, a medium in which speed of light is less is known as denser medium। ओके, अब आगे चलते हैं। Speed of light in air is more than speed of light in water। लाइट की स्पीड एयर में ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू वाटर, बिकॉज एयर कैसा है? रेयर मीडियम है, एंड वाटर कैसा है? डेंसर मीडियम है। इसलिए आप किसी ऑब्जेक्ट को जब आप पानी में रख देते हो तो आपको वो अपनी पोजीशन से शिफ्टेड दिखाई दे रहा होता है। ये रोजाना की लाइफ में आप देखते हो। सो एयर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो एयर कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम है कंपेयर टू वाटर। तो इसका मतलब क्या? वाटर डेंसर मीडियम है। सिमिलरली, अब अगर कंपेयर करें हम वाटर और ग्लास में, तो कौन सा रेयर मीडियम है एंड कौन सा डेंसर मीडियम है? अगर हम कंपेयर करें एयर एंड वाटर एंड ग्लास में, तो वाटर रेयर मीडियम हो जाएगा, ग्लास डेंसर मीडियम हो जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर वाटर से कोई इंसिडेंट रे आ रही है तो ग्लास में वो क्या हो जाएगी? बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी, बिकॉज ग्लास कैसा मीडियम है? ग्लास डेंसर मीडियम है। ओके, when light goes from air to glass such that the light in air makes an angle with normal to the interface separating air and glass, the then it bends from the original direction of propagation। वही लाइन कही गई है कि लाइट अगर एयर से ग्लास में जा रही होगी तो एयर कैसा मीडियम है? कैसा मीडियम है? वो रेयर मीडियम है। ग्लास कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। तो लाइट बेंड हो जाएगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। सिमिलरली, इफ द लाइट गोज फ्रॉम ग्लास टू एयर, अगर लाइट जा रही है ग्लास से एयर के बीच में, तो अगेन वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। और इसी को ही कहा जाता है रिफ्रैक्शन, लाइट का बेंड हो जाना। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास 3 मीडियम एक के ऊपर एक रखे गए हैं, हमारे पास एयर है, देन वाटर है, देन ग्लास है। ओके, लाइट एयर से आ रही है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो वाटर में क्या हो जाएगा? बेंड टूवर्ड नॉर्मल हो जाएगी। ओके, अब बेंड नॉर्मल में बेंड होने के बाद लाइट रे ग्लास की इंटरफेस से टकराई, वाटर ग्लास इंटरफेस से टकराई, तो क्या होगा? लाइट रे और बेंड हो जाएगी। तो लाइट रे की एक्चुअल डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी? अगर खाली एयर होता तो ऐसे, खाली वाटर होता तो ऐसे, बट लाइट जा कैसे रही है एक्चुअली में? इस डायरेक्शन में जा रही है। तो लाइट बहुत ज्यादा ही अपनी ओरिजिनल पाथ से बेंड हो चुकी है। ओके, when we have seen that the speed in different media is different, so we can say that refraction of light take place because speed of light is different in different media। तो हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखा, जाना कि लाइट की जो स्पीड होती है वो बदल जाती है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लाइट क्यों बेंड हो रही है, अपने पाथ को क्यों चेंज कर रही है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड क्या होती है? चेंज हो जाती है हर एक मीडियम में, यही कॉज हुए है रिफ्रैक्शन का। नोट, रिफ्रैक्शन इज द डेविएशन ऑफ लाइट, अपने रात से लाइट अपने पाथ से जो मुड़ जाती है, डेविएशन ऑफ लाइट व्हेन इट क्रॉस द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया,
जब वो 2 मीडिया की बाउंड्री को क्रॉस करती है, तो जो अपनी लाइट अपनी एक्चुअल पाथ को छोड़ के कोई दूसरा पाथ ले लेती है बेंड होने की वजह से, उसी को ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। एंड देयर इज़ चेंज इन बोथ वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो इसमें क्या हो जाता है, दोनों चीज़ चेंज हो जाती है, वेवलेंथ भी चेंज हो रहा होता है एंड लाइट की स्पीड भी चेंज हो रही होती है। बट क्या चीज़ चेंज नहीं होती है? फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज। ओके, रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ चेंज होगी, लाइट की स्पीड चेंज होगी, बट फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर वही पॉइंट कही गई है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे रिमेन अनचेंज। और ये बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी चीज चेंज नहीं होती है, तो इस चीज का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे इज लेस देन द इंसिडेंट रे। ओके, इंटेंसिटी हर रिफ्रैक्शन के बाद लाइट की बदल जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब ये कि जितनी इंटेंसिटी इंसिडेंट की होगी और जितनी इंटेंसिटी रिफ्रैक्टेड की होगी, तो रिफ्रैक्टेड की इंटेंसिटी हमेशा कम होगी इंसिडेंस से। ये हमें ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी भी चेंज हो जाती है और इंटेंसिटी क्या हो रही होती है, हमेशा कम हो रही होती है। एंड उस कम का क्या रीजन होता है कि ये जो इंटरफेस है, इंटेंसिटी एक टाइप की एनर्जी ही होती है और इंटरफेस क्या करता है, हमेशा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता ही है। कुछ भी थोड़ा भी करता हो वो हमेशा करता है, तो इसीलिए इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम यहां से स्टार्ट करेंगे इफेक्ट्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज की क्लास में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया, रिफ्रैक्शन। एंड रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन ये थी कि लाइट का अपने एक्चुअल पाथ से चेंज कर जाना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो। फिर हमने जाना कि मीडियम भी 2 टाइप के होते हैं, एक रेयरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। जब लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही होती है तो बेंड टुवर्ड हो जाती है नॉर्मल के, एंड जब लाइट डेंसर से रेयरर जाती है तो बेंड अवे हो जाती है नॉर्मल से। एंड इस बेंडिंग का रीजन क्या है? इस बेंडिंग का रीजन है कि लाइट की जो स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है। एंड बिकॉज लाइट की जो स्पीड चेंज हो रही है उसकी वजह से वेवलेंथ चेंज हो जाती है, बट फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं हो जाती है। फिर अभी हमने इंटेंसिटी की बात करी, तो हमने जाना कि इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है, रिफ्रैक्टेड रे की कम हो जाती है। एंड क्यों कम हो जाती है? बिकॉज जो इंटरफेस है वो थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब हमेशा करता ही है। ठीक है, आगे हम रिफ्रैक्शन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो आज की क्लास आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।